नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है जमनगर। आज फिर आपके साथ एक बार रूबरू होने का मौका मिला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। आज हम जिस विषय के संदर्भ में बात करने वाले हैं वो विषय है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले हम 2 वीडियो लेक्चर इससे पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो आपको यूट्यूब पे मिल गए हैं। अब इसके बाद आज हम अगला जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रपति। तो आज हम सबसे पहले जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, हमारा जो एग्जाम नगर जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आज हम जो सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। आज हम सबसे पहले राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको लिया कहाँ से गया है। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, इसको लिया कहाँ से गया है, ये सबसे पहला सवाल है। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटेन से हमने क्या किया है, भारतीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो होता है वो औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। इस बात को आपको समझना है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, औपचारिक प्रधान। हमारे यहाँ औपचारिक प्रधान होता है। देखिए, औपचारिक प्रधान यहाँ इसलिए कहता है कि एक औपचारिकता बस है सिर्फ, बाकी जितने भी फैसले होते हैं वो सारे के सारे कौन लेता है, प्रधानमंत्री या उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है वही लेती है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं, वास्तविक शक्तियाँ, ये जो वास्तविक शक्तियाँ हैं, ये वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, याद रखना। इसीलिए और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, हमारा जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, औपचारिक प्रधान होता है। उसके पास शक्तियाँ खूब हैं, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद में ही निहित होती हैं। और हमारा जो मंत्रिपरिषद जो है उसका प्रधानमंत्री होता है। अब अपन अगर इसको बात करें कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में हमारा जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति को कहाँ लिखा गया है, इस बात को आपको समझना है। देखिए, ये आप देखिए, हम देखते हैं हमारा जो राष्ट्रपति है इसे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 में लिखा है। इस बात को आपको याद रखना है कि 52 में लिखा है कि भारत जो संघ है उसका एक राष्ट्रपति होगा। अब बात करते हैं 53 में क्या लिखा है। तो देखिए, 53 में ये लिखा है, हमारा जो अनुच्छेद 53 है उसमें लिखा है कि जो संवैधानिक जो शक्तियां होंगी, संवैधानिक शक्तियां, ये जितनी भी संवैधानिक शक्तियां हैं, ये संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में। क्योंकि हमारे देश का जो संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। इसलिए आपको याद रखना है कि संघ में हमारे 53 के अंदर यही बात लिखी है कि संवैधानिक जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन ये बात मैंने इससे पहले आपको बता दी कि भैया ये जो जितनी भी शक्तियां हैं इनका इस्तेमाल राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, उनके कहने पर ही वो इनका इस्तेमाल करता है। आगे हम बताएंगे उनकी किस किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, सारी बात हम आपको बताएंगे। इसके बाद है कि उसके अंदर ये भी बात भी लिखी हुई है कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो भी किसके अंदर निहित होती है, राष्ट्रपति में। तो आपको याद रखना है कि कार्यपालिका की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। इन दोनों ही बातों को आपको याद रखना है। साथ साथ आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें। जैसे ही ये पूरा एक बार इसको फुलफिल कर देता हूँ उसके बाद आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ में आता रहे। अगली बात है कि अनुच्छेद 74 में ये बात लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद की सहायता से
और उनकी मंत्रणा के द्वारा ही करेगा। तो इस बात को समझ लेना आप कि यहाँ इसने ये बात जरूर कही है कि भैया जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो किसमें, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो किसमें निहित हैं, राष्ट्रपति में। लेकिन अनुच्छेद 74 ये बात कहता है, अनुच्छेद 74 ये बात कहता है कि राष्ट्रपति इनका इस्तेमाल जो है, इनका इस्तेमाल वो कैसे करेगा, मंत्रिपरिषद से पूछने के बाद, मंत्रिपरिषद से पूछने के बाद, मंत्रिपरिषद से मंत्रणा करने के बाद, मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा इनका प्रयोग। तो इसलिए इन बातों को आपको याद रखना है कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख है, उसकी कार्यपालिका शक्ति भारत की राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वह जो भी डिसीजन लेगा, जो भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, वो सारा का सारा किससे मंत्रणा करेगा, पहले मंत्रिपरिषद से मंत्रणा करने के बाद ही वह उनका प्रयोग कर सकता है। इन सारी बातों को आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगली बात बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद बताते हैं आपको अगली बात। देखिए, इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, इसके संदर्भ में आज हम बात करते हैं। तो देखिए, हमारा जो अनुच्छेद जो 58 है वो साफ कहता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, वो साफ कहता है। तो आपको सबसे पहले समझना यह है कि अनुच्छेद 58 में क्या लिखा है, और दूसरी बात यह समझनी है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दो बातों को आपको समझना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 58 में लिखा है, इस बात को समझना। दूसरी बात, अब देखिए, आप जब भी कोई भारतीय संविधान में या इंडियन पॉलिटी में, स्टेट की पॉलिटी में आपको ऐसे किसी पद की योग्यता पढ़ते हैं तो सबसे पहली एक बात लिखी रहती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है कि आयु के संदर्भ की बात करता है। तो आपको याद रखना है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि जो पद की योग्यताओं से संबंधित कभी भी जो है कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा जाता। आपको मैं बता दूं, ये जो उम्र का जो प्रावधान है, उम्र का प्रावधान, इससे रिलेटेड बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको उम्र का प्रावधान बहुत जरूरी याद रखना है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। फिर दूसरी बात, वो किस आर्टिकल में मेंशन है, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरी बात, वो कहता है कि वह लोकसभा सदस्य, कि लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, इस बात को समझिए, योग्यता रखता हो, इस बात को समझिए। देखिए क्या कहता है कि योग्यता चुने जाने की जो है चुने जाने की योग्यता वो रखता हो, इस बात को समझना है। अब इस बात की मतलब क्या है कि देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो हो उसके अंदर ये तो योग्यता होनी चाहिए कि वो कम से कम भारत का जो कोई भी लोकसभा का जो मेंबर है, मेंबर ऑफ जो है अपने लोकसभा, वो चुना जाए, उसके लिए जो जो योग्यताएं होती हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, समझ गए। क्योंकि भारत में जो हमारी जो लोकसभा है, उस लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो सारे के सारे प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुन करके आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए वो ऐसा नहीं कहता है कि वह प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आए, ये बात तो नहीं कहता है, लेकिन वो ये कहता है कि इसके अलावा उसमें जितनी प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए वो सारी की सारी इस व्यक्ति के अंदर भी होनी चाहिए। यानी एक तरीके से हम इसमें यह बात भी ऐड कर सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य में जो योग्यताएं हैं वो उसके अंदर प्राइमरी रूप से होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो उसमें होंगी, भारत का नागरिक होगा। उसकी आयु के संदर्भ में इन्होंने यहाँ उसकी आयु बढ़ा दी है, उसकी जो है 25 होती है, इसकी इन्होंने 35 कर दी है। तो इन बातों को आपको समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद अगली बात यह है कि वह किसी ऐसे पद के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए जिसे हमारी संसद ये डिसाइड करे कि यह किसका पद है, लाभ का पद है। किसका पद है भैया? लाभ का पद है। तो आपको इस बात को समझ लेना है कि
भारत का जो राष्ट्रपति के लिए जो व्यक्ति फॉर्म अप्लाई करे या उसका जो है उसके निर्वाचन के लिए अपना नामांकन दाखिल करे, तो उस व्यक्ति के पास जो है ये कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। और याद रखना, लाभ के पद का निर्धारण हमेशा कौन करता है? भारत की संसद करती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है। तो याद रखना, जब कोई ऐसा विवादित जो मामला उठता है तो उसके लाभ का जो मामला है उसका निर्धारण हमारी भारत की संसद करती है। तीसरी बात, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अथवा किसी संघ राज्य का मंत्री हो तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आप इस बात को ध्यान से समझना। मैं आगे लिख रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री है या वह राज्यपाल है, तो इन सब पदों को वो कहता है कि ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। याद रखना इस बात को। वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ या किसी राज्य का मंत्री है तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा, उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। इस बात को आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इससे पहले हमने ये देखा कि भैया जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का राष्ट्रपति जो है वो कौन बन सकता है और कौन से आर्टिकल में उसके संदर्भ में बातें लिखी गई हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन कैसे होता है, इस बात को हमें सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि इसका जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। अब आप समझ रहे हैं कि अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली मैंने यहाँ क्यों लिखी, इस बात को आप समझिए। देखिए, अप्रत्यक्ष जो मतदान जो प्रणाली है वो हमने इसलिए लिखी है कि इसके अंदर जो वोट होते हैं उसमें आम जो जनता होती है, जो देश के जो आम नागरिक है, ये आम नागरिक इसके अंदर मतदान नहीं कर सकता है, आम नागरिक मतदान नहीं कर सकता है। यानी कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है कि सीधा का सीधा ही इसका चुनाव नहीं होता है, जबकि आम नागरिक के द्वारा चुने गए सदस्य, आम नागरिक ने किन को चुन करके भेजा है? देखिए, एक तो हमने भेजा है विधानसभाओं में, किसमें भेजा है? विधानसभाओं में। और दूसरी बात हमने किसमें भेजा है? लोकसभा में। तो ये जो दो लोग हैं, विधानसभा और लोकसभा, इन विधानसभा और लोकसभा में जिन्हें हमने चुन करके भेजा है, ये लोग अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो आपको यहां से इस बात को समझ लेना है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली होती है जिसे हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली, समझिए, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली, देखिए, सभी राज्य की जो विधानसभा होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनके मत मूल्यों का योग और संसद के सभी जो सदस्य हैं उनके मत मूल्यों के योग के बराबर होते हैं। इस बात को समझिए कि सभी जो राज्य हैं, सभी राज्य, इन सभी राज्यों के जो कुल विधायक हैं या हम कहें कि उनकी विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य, इनके बराबर यानी इनके जो मत का मूल्य होगा, मैं लिख दूं कि इनका मत मूल्य और इनके मत मूल्य के बराबर होता है हमारे संसद में जो लोग वोट देंगे। तो संसद सदस्यों के कुल मतों का मूल्य, देखिए इस बात को समझिए
कि ये कहता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। तो इसमें कहता है कि सभी राज्यों के कुल जो विधायक हैं, ठीक है, सभी राज्यों के जो विधायक हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं, पूरे देश की विधानसभाओं के सदस्यों के मत का मूल्य जोड़ दिया जाए तो उनका जो मत मूल्य होगा इनके मत मूल्य के बराबर, इनके मत मूल्य के बराबर संसद के सदस्यों का जो कुल मत मूल्य है, सभी का कुल मत मूल्य, इन दोनों का मत मूल्य आपस में एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को आपको अपने दिमाग में सेट करना है। इसीलिए वो कहता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, देखिए प्रतिनिधित्व से नहीं, प्रत्येक का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो, और किसके रूप में कर रहा है, अनुपात के रूप में कर रहा है। उसके बाद उसका मतदान और उसकी क्या हो गई, वो प्रणाली। तो इस बात को आपको समझना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली का मतलब क्या होता है, आपको हमने ढंग से समझा दिया है। इसका आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके बात आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद अगली बात है, अगली बात यह है कि एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात आ गई कि इससे पहले हमने आपको बताया था, यहाँ बताया था कि ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे हमने कहा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा। उसके बाद आपने अगले बिंदु में आपने देखा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली के द्वारा, और अब तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा। देखिए एकल संक्रमणीय जो होता है इसका मतलब होता है हस्तांतरणीय। इसका मतलब क्या होता है, हस्तांतरणीय। देखिए इसका मतलब होता है हस्तांतरणीय, याद रखना इस बात को, हस्तांतरणीय, हस्तांतरणीय। इसको समझिए भैया ये क्या कहता है। देखिए ये कहता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो ऐसा नहीं होता जैसे आप सरपंच के इलेक्शन में वोट देते हैं। सरपंच के इलेक्शन में आपने वोट दे दिया भैया, ये लिखा, ये पहला वोट आपने राम को दे दिया, ये श्याम लिखा है, ये आपके सामने कोई जो है तीसरी कोई सुमित्रा खड़ी है, इस तरीके से और आदमी खड़े हैं 2 3 4। अब आप गए, आपने जाते ही ऐसा किया कि आपका एक आदमी फिक्स था, आपको वोट देना था, भाई मेरे को तो श्याम को वोट देना है। आप गए श्याम के सामने, आपने बटन दबाया और आपने श्याम को क्या कर दिया, वोट कर दिया। सीधी सी बात है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उस भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में इस तरीके से नहीं होता है। उसमें यह होता है कि चॉइस फिल करवाई जाती है। चॉइस फिल इस तरीके से कराई जाती है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि आप सबसे पहले किस आदमी को भारत का राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। अब आपने लिखा कि साहब मैं तो जो है सबसे पहले मैं किसको देना चाहता हूं, ये आपकी चॉइस हो गई, यूँ मान लीजिए ये चॉइस है आपकी, 3 आदमी हैं, 3 चॉइस हो गई, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है बताइए आप किसको वोट देना चाहते हैं। आपने कहा साहब मैं तो सबसे पहले श्याम को बनाना चाहता हूँ, तो ठीक है भैया श्याम को बना दीजिए। तो आप सबसे पहले आपने किसको बना दिया, आपने श्याम के सामने जाकर के क्लिक कर दिया, भाई मेरी तो पहली जो चॉइस है वो कौन है, आपका श्याम। अब आपसे वो कहता है कि आपका श्याम नहीं बना, तो किसे बनाओगे भाई। तो आपने कहा साहब अब श्याम नहीं बना तो मैं बनाना चाहता हूं किसको, सुमित्रा को बनाना चाहता हूं। अब आपकी सुमित्रा भी नहीं बनती है तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे साहब मैं तो राम को बनाना चाहता हूं। यानी कि ये बेसिक सा फंडामेंटल है, इसे इतना समझ लीजिए आप कि भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में प्रत्येक उम्मीदवार को आपका मत देना पड़ता है, प्रत्येक उम्मीदवार को वोट देना पड़ता है, लेकिन उसमें चॉइस फिल होती है कि पहले नंबर पे मेरा ये, दूसरे पे मेरा ये और तीसरे पे मेरा ये। इस तरीके से इनका इलेक्शन होता है। आपको इस बात को समझना है। एक प्रश्न बहुत बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि बताइए एकल संक्रमणीय अथवा हस्तांतरणीय प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो याद रखना इसे हेयर पद्धति कहा जाता है। हेयर प्रणाली या हेयर पद्धति, तो हेयर प्रणाली कहा जाता है। याद रखना हेयर प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को समझ लेना है। अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इसके बाद हम अगली बात करते हैं, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए अब अपन बात करते हैं कि
कोई विधानसभा का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था भैया मत के मूल्य का एक जिक्र आया था, तो विधानसभा सदस्य का मत का मूल्य क्या होगा? देखिए इस मत के मूल्य को समझिए। सबसे पहले वो कहता है मत, मत यानी कि वो जो आदमी जो अपना जो वोट करेगा उस वोट का मूल्य, यानी उस वोट की कीमत क्या है। यानी हम सरपंच के वोट में इलेक्शन डालने गए, एमएलए के वोट में इलेक्शन डालने गए, हमने एक वोट डाला तो कितना माना गया? एक। हम जैसे एक आदमी वोट डालता है उसका एक ही माना जाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो वहां पे कोई एमएलए अथवा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर आपका जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है एमएलए, वो जो वोट करता है उसके मत का मूल्य अलग अलग होता है। तो ये किस तरीके से निकलता है आपको इस बात को समझना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके राज्य की जनसंख्या क्या है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपके राज्य में जो कुल निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, और उसको गुणा कर देना है कितने से? 1000 से। ये जब गुणा करेंगे तब आपके मत का, आपके एमएलए के मत का मूल्य निकलेगा। बात समझ में आ रही है? आपको देखना है कि कुल राज्य की, आपके जो राज्य की जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या, आपको राज्य की जनसंख्या और उस जनसंख्या में कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? किसमें? विधानसभा में। किसमें भैया? विधानसभा में, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन से तो यही लोग गए थे। और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब किसकी जनसंख्या, अब क्या निकल के आएगा? किसी एमएलए का मत का मूल्य निकल करके आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन के बाद भी इनका जो शेषफल है, याद रखना, इनका जो शेषफल है वो शेषफल अगर 500 से ज़्यादा आ जाए, 500 से ज़्यादा आ जाए, तो प्रत्येक का जो मत का मूल्य है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। याद रखना, क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। दोबारा से समझिए। देखिए, ये कहता है कि कोई भी विधायक है, उस विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करना है। तो उसके मत का मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे? कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, उसमें हम भाग देंगे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और उस संख्या को गुणा कर देंगे हम कितने के साथ? 1000 के साथ। यानी जैसे हमारे राजस्थान में 200 है, तो 200 गुणा में कितना कर देंगे? 1000, और उसका राजस्थान की जनसंख्या में भाग दे देंगे, तो क्या निकल करके आएगा? मत का मूल्य निकल करके आएगा। बात आपके समझ में आ गई कि इसमें आपको क्या कर देना है? ये भाग दे देना है, तो इस तरीके से मत का मूल्य निकलेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में 500 से ज्यादा शेषफल आ जाता है, तो आपको इस बात को याद रखना है कि प्रत्येक सदस्य के मत के मूल्य में 1 और जोड़ दिया जाता है। आपको इस बात को याद रखना है। बात समझ में आ गई आपके? अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली बात आपको बताते हैं। अभी अब देखिए, बात आती है कि हमारी जो संसद का जो सदस्य है, उस संसद के सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? भाई, हमने विधानसभा के जो सदस्य था उसके मत मूल्य की बात हमने कर ली है, अब हमें संसद के सदस्य के मत के मूल्य की बात करनी है। तो आपको देखना है कि हमारे पूरे देश की जितनी विधानसभाएं हैं उसमें जितने निर्वाचित सदस्य हैं, देखिए मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूं, निर्वाचित सदस्य, यहां इस शब्द का बहुत रोल है। निर्वाचित सदस्य यानी मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। कौन लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। याद रखना, मनोनीत जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए, पूरे देश की जो जितनी विधानसभाएं हैं, यानी कि राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके मतों के मूल्य का योग कर दीजिए, और उसमें हमारी जो संसद है उसके दोनों सदनों में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका योग कर दीजिए। इन दोनों का जब आप भाग निकालेंगे तो एक मत की मूल्य निकलेगी, वो भारत के संसद के सदस्य की मत का मूल्य निकलेगा। दोबारा से समझिए, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देख लीजिए आप, इसका इस तरीके से निकलेगा कि आप यहाँ देखेंगे कि सभी विधानसभाओं के सदस्यों का
कुल मत मूल्य, पूरे देश की बात हो रही है। उसके बाद वो कहता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का कुल मत मूल्य, इससे निकल करके कौन चीज आएगी? किसी संसद के सदस्य का मत मूल्य, सदस्य का मत मूल्य, ये निकल करके आएगा। देखिए आपकी बात समझ में आ रही है। ये यहाँ कहा है कि सभी विधानसभा के सदस्यों का कुल मत मूल्य, उसके भाग में देना है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके मत का मूल्य। जब इन दोनों में आप भाग देंगे तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन के लिए, उसके चुनाव के लिए संसद का कोई एक सदस्य वोट करता है तो उसके मत का मूल्य कितना निकलेगा, वो इस फार्मूले से निकलेगा। इसलिए आपको इसे दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। आप एक बार इसका इतने का इधर से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद उधर वाले का भी स्क्रीनशॉट आप ले लें आराम से, ताकि आपके समझ में आ जाएगा, आप इसको आसानी से देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए भैया, नेक्स्ट बात करते हैं। अब भारत का जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव के लिए एक होती है आपकी अमानत राशि, अमानत या उसको हम कह देते हैं जमानत राशि, ये होती है। तो एक तो आपको इसको समझना है कि भाई भारत का जो राष्ट्रपति है वो जब चुनाव लड़ेगा तो उसकी जमानत राशि कितनी होगी। तो इसको आप समझेंगे तो याद रखना 10,000 रुपये होती है। 10,000 रुपये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि होती है। अगर वह जो है इतने उसमें अगर भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें निर्धारित क्राइटेरिया से नीचे आता है तो उसकी जमानत राशि जो है भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है वो उसे जमा कर लेता है, वो उसे वापस नहीं देता। आपने बेसिकली कई बार सुना होगा कि फलां व्यक्ति की जमानत जब्त हो गई, उसका मतलब यही होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो 10,000 रुपये जमा कराए थे वो क्या हो जाते हैं, वो उसके जमा कर लिए जाते हैं। अब दूसरी बात है कि इसमें एक होता है प्रस्तावक और एक होता है अनुमोदक, ठीक है। दो बातें आपको याद रखनी है, एक होता है प्रस्तावक और एक होता है अनुमोदक, दो होते हैं। देखिए, यानी अनुमोदक का मतलब तो अनुमोदन करने वाला, और प्रस्तावक का मतलब होता है कि उस जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसका एक जो है प्रस्तावक है, यानी समझे कि वो उसके लिए भारत के संसद का सदस्य होता है जो कहता है कि साहब जो है ये भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो हम इसके साथ हैं, यानी उसका एक प्रस्तावक के रूप में वो रिप्रेजेंट होता है। तो इन दो तरह के लोगों की आवश्यकता पड़ती है जब कोई फॉर्म भरता है। तो इसमें 50 तो होते हैं उसके प्रस्तावक और 50 ही होते हैं उसके अनुमोदक। यानी जब वो फॉर्म भरेगा तो 50 प्रस्तावक लोगों के हस्ताक्षर करवाएगा जो मानते हैं कि हाँ ये आदमी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ठीक है, और 50 लोग ही उसका क्या करते हैं, अनुमोदन करते हैं। दोनों ही बातों को आपको समझना है। अब कई बार ऐसा सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रपति, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिका में, देखा होगा अमेरिका में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, अब इन दोनों के बीच क्या हुआ कि इलेक्शन हो गया, उसमें आसानी से इलेक्टोरल जो बाइडेन ने सबसे ज़्यादा लिए हैं और उसमें चुनाव में जीता कौन है, जो बाइडेन। लेकिन उसके बाद भी मानने को तैयार कौन नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में आती है तो उस स्थिति में जो है भारत में इसका निपटारा कौन करेगा। तो याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई ऐसी बात आती है तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ही यानी कि हमारा देश का जो उच्चतम न्यायालय है वो इस तरह के मामलों में सुनवाई करता है, इस तरह के मामलों को देखता है, ऐसे विवादों को देखता है। आपको इस बात को समझना है। अब बात यह है कि भाई
भारत का राष्ट्रपति चुना गया। अब जो भारत का राष्ट्रपति चुना गया, अब उसको शपथ कौन दिलवाएगा, इस बात को समझना है। तो भारत के राष्ट्रपति जो चुना गया, अगर उसके शपथ की बात आती है तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश, ये उसको शपथ दिलवाने का काम करता है। अगर ये नहीं होता है तो इसकी जगह पे जो दूसरा जो न्यायाधीश होता है वो, या फिर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो कोई नॉमिनेट होता है वो उसको शपथ दिलवाने का काम करता है। ऐसा प्रावधान हमारे जो है तीसरी संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलता है। तो आपको याद रख लेना है कि इसका जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में है। ठीक है भैया, तीसरी अनुसूची में इसका प्रावधान लिखा गया है। इसके बाद हम जब अगली बात कर लें तो कार्यकाल, तो कार्यकाल आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी जिस समय वो पद को ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद, पद ग्रहण के बाद में 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। और अगर वह अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो इस्तीफा हमेशा वो किसको लिख करके देंगे, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। आपको इस बात को समझना है। इसके बाद बची हुई जो बातें हैं, इस चैप्टर में थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसकी जो बची हुई बातें हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ, एग्जाम नगर के साथ जुड़े रहिए। मैं इस शिक्षा में एक अभूतपूर्व क्रांति लाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसमें मेरा सहयोग करें। आप इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने वाले वाहक के रूप में आप काम करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और आपके प्रोत्साहन के फलस्वरूप ही हम आगे भी आपको जो है और अच्छे, बेहतरीन और नए जो आप जो सुझाव देंगे, उन सुझावों को पूरा इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको और अच्छी तरीके से हम आपकी मदद कर पाएंगे। अभी इसी वक्त अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई जो है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप पे आप मुझे लिख करके भेजिए, मैं यथासंभव आपका जवाब दूंगा। टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एग्जाम नगर, एग्जाम NAGARR याद रखना, इसके साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, ये आपको ध्यान रखना है। फेसबुक पर हमारा पेज है एग्जाम नगर, उसे आप अभी इसी वक्त जाकर उसे लाइक कर लीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। इस क्लास का वीडियो इस टेलीग्राम पर, ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।